नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह में आपका स्वागत है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपने बूढ़े माता पिता को सिर्फ इसलिए आदमखोर जानवर के सामने भेज देता होगा कि उसे मुआवजा मिल सके? शायद नहीं, लेकिन आरोप है कि यूपी में एक शहर में ऐसा हो रहा है। क्या है सच? दिखाएंगे सुबह 10:05 पर। साथ ही मॉर्निंग स्पेशल में पीएम मोदी की इजरायल यात्रा के आखिर पड़ाव की जानकारी आपको दिखाएंगे हमारी खास रिपोर्ट में। देखिए, हाइफा का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, सुबह 10:30 बजे। लेकिन शुरुआत कल रात इजरायल में पीएम मोदी के उस संबोधन के साथ जिसमें उन्होंने वहां बसे भारतीयों को तीन तोहफे दिए हैं। कैसे, आप खुद देखिए। हजारों मील दूर रहने वाले हिंदुस्तानियों से मिलने जब पहली बार हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा तो जोश की तरंगों के साथ भावुकता की लहरें भी हिलोरे मारने लगी। इजरायल की धरती पर पहली बार कदम रखने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार की रात तेल अवीव कन्वेंशन सेंटर में भारतीय समुदाय से मिले। इजरायल शलोम एलिकम। मैं आपसे मेरी बात की शुरुआत इसी कन्फेशन से करना चाहता हूं। वाकई बहुत दिन बाद मिले, और दिन भी कहना ठीक नहीं है। सच ये है कि मिलने में कई साल लग गए। 10, 20, 50 नहीं, 70 साल लग गए। इजरायल और भारत के 800 साल पुराने रिश्तों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच अनूठे संगम को भी याद किया। हमारे त्योहारों में भी एक अद्भुत समानता है। भारत में होली मनती है तो यहाँ परिम मनाया जाता है। भारत में दिवाली मनाते हैं तो यहाँ हनुका मनाया जाता है। हम दोनों में एक विशेष समानता ये भी है कि हम दोनों ही अपने अपने देशों की स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं। यानी बेंजामिन स्वतंत्र इजरायल में जन्मे और मैं स्वतंत्र भारत में जन्मा। भारत से आए जूइश समुदाय ने इजरायल के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इसका बड़ा उदाहरण है मोशाव नेवातिम, जब इजरायल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बिन गुरियन ने रेगिस्तान को हरा भरा करने का सपना देखा तो भारत से आए हुए मेरे ज्यूइश भाई बहनों ने भी उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात खपा दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल की सोच, क्षमता और आगे बढ़ने के हौसले की तारीफ की तो अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनाई और इजरायल में बसे भारतीयों को 3 बड़ी सौगातें भी दी। जो रिश्ते दिल से जुड़े हो वो किसी कागज या कार्ड के ऊपर निर्भर नहीं होते। भारतीय समुदाय के जिन लोगों ने इजरायल में कंपलसरी आर्मी सर्विस की है उन्हें भी अब से OCI कार्ड मिल जाएगा। बहुत ही जल्द भारत सरकार इजरायल में इंडियन कल्चरल सेंटर खोलने जा रही है। अब दिल्ली, मुंबई, तेल अवीव विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। मोदी आज उन भारतीय शहीदों को नमन करने हाइफा भी जाने वाले हैं जिनकी शहादत की बदौलत पहले विश्व युद्ध के बाद इजरायल के बनने का रास्ता साफ हुआ था। तेल अवीव से पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आ रही है, जहां पर सेना के एक कैंप से सेना का जवान रात में AK-47 सहित 3 मैगजीन लेकर वहां से फरार हो गया है। तो बड़ी खबर ये आ रही है जो कि पुलवामा के सेना के कैंप से, आर्मी कैंप से आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बीती रात एक जवान वहां से AK-47 राइफल और 3 मैगजीन लेकर फरार हो गया है। फरार जवान की तलाश में सेना हालांकि जुट गई है। जवान के पास राइफल के साथ 3 मैगजीन भी बताया जा रहा है कि वो जवान AK-47 के साथ अपने साथ 3 मैगजीन भी लेकर फरार हो गया है। पुलवामा में सेना के कैंप से ये जवान फरार हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना के कैंप से एक जवान बीती रात फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि ये जवान AK-47 राइफल अपने साथ लेकर फरार हुआ है और साथ ही साथ उसके पास 3 मैगजीन भी है। ये जवान कहां गया है, इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ आनी। अशरफ, इस पूरी खबर के बारे में और डिटेल बताएं। श्वेता, दरअसल काफी चिंताजनक मामला है। ये सेना का जवान जो है टेरिटोरियल आर्मी का जवान था, इंजीनियरिंग विंग में काम कर रहा था। तो बीती रात ये अपने हथियारों समेत गायब हुआ है और इस बीच ये सेना का अधिकारी है और सेना में काम कर रहा था, पुलवामा जिले के गांव का रहने वाला है। उस बीच शक जताया जा रहा है कि शायद इसने कोई मिलिटेंट संगठन ज्वाइन किया है, जिसके चलते ये वहां से हथियार लेकर फरार हुआ है। फिलहाल सेना और पुलिस की तरफ से एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है। उसकी पकड़ दकड़ के लिए उसके घर पुलिस भेज दी गई है और उसके हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है कि आखिर वो फरार कैसे हुआ और कहां पहुंचा और किसके साथ। ये जो जवान था ये कहां का रहने वाला था? श्वेता, पुलवामा जिले का एक छोटा सा गांव है उमलू, उस गांव का ये रहने वाला है और वहीं पर जो है 2 साल पहले ही इसने सेना में भर्ती हासिल की थी और उसके बाद उसको प्रशिक्षण के बाद बारामूला के गंटमुला इलाके में तैनात किया गया था। तो बीती रात से जब से ये गायब है तभी से सेना और सुरक्षा बल हरकत में आए हैं, खासतौर से पुलिस, और उसकी धरपकड़ के लिए कार्रवाई जो है पुलिस और सेना की चल रही है। जी अशरफ, क्या ये भी कुछ जानकारी मिली है, क्योंकि AK-47 और 3 मैगजीन तो बताया ही जा रहा है, क्या किसी तरह का नक्शा, किसी तरह का मैप वो अपने साथ ले गया, कोई किसी तरह की जानकारी? श्वेता, यहाँ पर तो काफी महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि ये सेना में काम कर रहा जवान था और उस बीच उसके पास पहले ही, वही सबसे बड़ी जो है चिंता की बात यही है कि सेना की काफी सारी जानकारियां उसके पास हो सकती हैं और ये भी माना जा रहा है कि शायद कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा से एक जवान AK-47 राइफल और 3 मैगजीन लेकर भाग गया है। जवान का नाम जहूर अहमद टोकार बताया जा रहा है, जो पुलवामा के 173 बटालियन में था। सेना ने जवान की तलाश तेज कर दी है। अशरफ आनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अशरफ। श्वेता, दरअसल ये बीती रात की घटना है जब बारामूला के गंटमुला इलाके में सेना के एक शिविर में ये तैनात सेना का जवान था, जो पुलवामा जिले के एक गांव का रहने वाला है। जहूर अहमद ठाकुर इसका नाम है। 173 बटालियन जो टेरिटोरियल आर्मी है उसमें ये तैनात था। टेरिटोरियल आर्मी कश्मीर में इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाई गई थी। उसी का ये जवान है। 2 साल पहले सेना में इसकी भर्ती हुई थी और बारामूला में इसकी तैनाती थी। उस बीच बीती रात ये अपने कैंप से हथियार लेकर फरार हुआ है, जिसमें एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन शामिल हैं और फिलहाल इस मामले को काफी गंभीरता से सुरक्षा बलों ने भी लिया है और पुलिस ने भी लिया है और कई जगहों पर पुलिस की तरफ से छापेमारी जारी है। यहाँ तक कि उसके घर भी पुलिस पहुंची है और वहां पर भी उसकी जानकारी जुटाने में पुलिस और सेना लगी हुई है। बिल्कुल अशरफ, आप पूरे खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। रुक करेंगे अगली खबर का। क्या कोई परिवार मुआवजे की खातिर अपने बुजुर्गों को मौत के मुंह में धकेल सकता है? ये गंभीर सवाल खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, जहां तेंदुए के शिकार में लोगों को मुआवजा देने के मामले में प्रशासन का यही आरोप है। हालांकि गांव वालों का कहना है कि जिम्मेदारी से बचने और पीड़ितों को परेशान करने के लिए यह आरोप लगाया जा रहा है। तेंदुए का ऐसा खौफ कि गांव वालों का जीना मुश्किल हो रहा है। कई बार तो तेंदुआ घर तक पहुंच जाता है। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सटे गांव में खौफ का ऐसा ही आलम है। पिछले 8 महीने में करीब 15 लोग अपनी जान गंवा भी चुके हैं और इनमें से ज्यादातर बुजुर्ग हैं। लेकिन बुजुर्गों की मौत ही अब प्रशासन के सवालों के घेरे में है। प्रशासन का आरोप है कि मुआवजे की खातिर
जानबूझकर बुजुर्गों को तेंदुए का निवाला बनाया जा रहा है। इस साल 7 मौतें हुई हैं बाघ के हमले को लेकर, और हाल में 2 घटनाएं हुई हैं ननकी देवी 1 जुलाई और 20 जून को महिलाल की। इन दोनों घटनाओं को मैनिपुलेट किया गया है इनके परिवार द्वारा। ये लोग जंगल के अंदर गए, जबकि जंगल के अंदर जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है। ये क्यों गए, ये प्रश्नीय सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि जब बाघ द्वारा इनकी मृत्यु हुई तो सर्वप्रथम इनके परिवार वालों को कैसे मालूम चला, और जिस हमले ने बाघ ने जहां पर इनको हमला किया, जहां मारा, वहां से हटाकर इनकी लाश को दूसरी खेत में लाकर क्यों प्रदर्शित किया गया, ये सवालिया निशान है। क्षेत्र के लोगों से हमने बात की तो व्यक्तिगत रूप से लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि पैसे के मुआवजे को लेकर जंगल से हटाकर अपने खेत में इनकी लाश डाल दी जाए और मुआवजा 5 लाख रुपए मांग लिया जाए। जंगली जानवरों के शिकार की सूरत में मुआवजा मिलने की कुछ शर्तें हैं। अगर घटना जंगल या टाइगर रिजर्व में हुई हो तो मुआवजा नहीं मिलता, जबकि खेत या आबादी में होने पर मुआवजा मिलता है। ऐसे में वाइल्ड लाइफ प्राधिकरण की माने तो लोग मुआवजे की खातिर जंगल में हुई घटना को खेत में हुई घटना बताते हैं। हालांकि गाँव वाले ऐसे आरोपों को झूठा बताते हैं। बुजुर्ग भी जाते हैं, बच्चे और सभी लोग, औरतें, हम सब लोग मिलकर खेत में काम करते हैं, और इसके बावजूद क्या ना फिर शेर जाके हमला बोल देता है। हम लोग जाके गाना बड़े बूढ़े थोड़े से रह जाते हैं पीछे, हम लोग आगे निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। फिर इसके बाद में शेर बुजुर्ग को खींच ले जाता है जंगल में, वो भाग नहीं पाते हैं। ये खाली झूठा आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा अपने परिवार वाले जो बुजुर्ग बंदे को शेर के हवाले करे, ऐसा कुछ नहीं। ये सब गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। आए दिन हम लोगों के कोई ना कोई किसी को शेर जान ले रहा है, और यहाँ पर कोई तार भी नहीं लगाई गई है, और ना ही कोई वन विभाग का बंदा यहाँ पर सुनता है किसी की। और यहाँ पर जो भी अपनी आवाज उठाता है तो उसके ऊपर उल्टा मुकदमा ला दिया जाता है। या कोई यहाँ पर आस पड़ोस में हमारे जो खेत है वहाँ पर काम करने आते हैं तो वहाँ से अगर शेर ले जाता है तो जंगल में खींच के ले गया, तब भी जंगल की घटना दिखा दी जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया जाता है। गांव वालों का तो उल्टा आरोप है कि प्रशासन मुआवजा देने से बचने के लिए खेतों में होने वाली घटनाओं को नकार देता है। तेंदुए खेत में आकर हमला करते हैं और लाश खींचकर जंगल में ले जाते हैं। ऐसे में प्रशासन घटना को खेत पर होने से इनकार कर देता है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के बीच एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि गाँव वाले तेंदुए के शिकार एक शख्स का शव खेत में लाकर डाल रहे हैं। ये वीडियो भी वन विभाग के पास है। अब वन विभाग के आला अफसर भी मुआवजे के इस कथित खेल को लेकर जांच की बात कर रहे हैं। सही है कि ज़्यादातर किलिंग्स मेरे ख्याल से 2-1 छोड़ दिया जाए तो सभी 40 या 50 से अधिक साल की उम्र के ही लोगों के साथ घटित हुई हैं। कारण भी यही है कि वही ज़्यादा जिम्मेदार भी होते हैं, उन्हीं के ऊपर गृहस्थी का सब तरीके का बोझ और पूरे सबसे ज़्यादा उन्हीं पर रहता है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि ये मीडिया में भी कहीं पढ़ा था कि इस टाइप की कुछ घटनाएं हैं, तो इसमें हम निश्चित तौर पर जांच कराना चाहेंगे कि कहीं इसमें इस टाइप की एक वो तो नहीं है। पिछले 8 महीने में वन विभाग 50 लाख का मुआवजा दे चुका है। साथ ही जिला प्रशासन भी कृषक दुर्घटना बीमा के तहत मुआवजा देता है। कुछ घटनाओं में मुआवजा अभी नहीं दिया गया है, जो शक के दायरे में है। अगर प्रशासन का अंदेशा सही है तो ये सचमुच हैरान करने वाली और शर्मनाक बात है। लेकिन गांव वालों की बात भी दरकिनार नहीं की जा सकती। आखिर चंद रुपयों की खातिर कोई अपने बुजुर्गों को तेंदुए के हवाले कैसे कर सकता है? सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। क्या लखनऊ में शाम 6 बजे के बाद महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महफूज नहीं हैं? दरअसल ये विवाद खड़ा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कुलपति के एक फरमान से, जिसमें ये कहा गया है कि जितनी भी महिलाएं हैं, यानी कि जो महिला स्टाफ है कॉलेज में, वो शाम 6 बजे के बाद कॉलेज छोड़ दें। कहा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात के अंधेरे में भी उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षा का एहसास कराना चाहते थे, लेकिन नौबत ऐसी आ गई कि दिन ढलते ही राजधानी लखनऊ में आधी आबादी पर कर्फ्यू की नौबत आ गई है। आप हैरान होंगे जानकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एक आदेश जारी कर महिला टीचर्स और कर्मचारियों को शाम 6 बजे तक अपना कामकाज समेटकर वापस घर या हॉस्टल जाने की हिदायत दी है। आदेश में सुरक्षा कारणों को हवाला दिया गया है। बाकायदा इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो यूनिवर्सिटी ने सफाई दी, सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलर का गलत मतलब निकाला गया है।
अगर 6 बजे के बाद कोई महिला अधिकारी काम कर रही है या कर्मचारी काम कर रही है तो उसको मान लीजिए देर रात तक काम कर रही है, तो उस समय कुछ ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं कि उसके साथ अगर कोई घटना घट जाए और विश्वविद्यालय प्रशासन को जानकारी ही ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सर्कुलर जारी किया गया है कि अगर कोई कर्मचारी 6 बजे के बाद काम कर रहा है तो वो पहले से सूचित कर दे, जिससे कि उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। उधर यूनिवर्सिटी की छात्रा इस तरह के सर्कुलर पर सवाल उठा रही हैं। अगर इनकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये है अगर वो महिलाओं की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं, ऐसा लग रहा है ऐसे देख के, अगर ऐसा डिसीजन वो देते हैं तो। 6 बजे वुमेन्स को सिक्योरिटी नहीं, ये तो थोड़ी सी इलॉजिकल सी बात है, तो हम लोग कहेंगे सर से कि टाइम एक्सटेंड किया जाए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए चिंता अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षा का माहौल देने की जगह काम पर ही पाबंदी लगाने को कैसे उचित ठहराया जा सकता है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। लालू के बेटे का उम्र विवाद तब सुर्खियों में आ गया जब लालू ने अपने बड़े बेटे को छोटा बेटा बता दिया। आपको बताया गया तो हमारे छोटे पुत्र तेज प्रताप पर, छोटे पुत्र तेज प्रताप पर। तो क्या अपने बेटे की उम्र को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी चक्कर खा गए हैं? जरा फिर से सुनिए लालू यादव का ये बयान। आपको बताया गया तो हमारे छोटे पुत्र तेज प्रताप पर। सुना आपने, लालू अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को छोटा बेटा बता रहे हैं। आपको याद होगा कि बीजेपी ने पिछले दिनों बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप की उम्र का मामला उठाया था। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की उम्र अपने बड़े भाई तेज प्रताप से ज्यादा दिखाई गई है। यानी चुनाव आयोग के दस्तावेज में आरजेडी सुप्रीमो का बड़ा बेटा तेज प्रताप अपने छोटे भाई डिप्टी सीएम तेजस्वी से छोटा है। तो क्या लालू हलफनामे को ध्यान में रखकर तेज प्रताप को छोटा पुत्र बोल बैठे, या फिर सुशील मोदी के लगातार हमलों से परेशान होकर उनके मुंह से ऐसा निकल गया? जो कैंसिलेशन हुआ है बाय रजिस्टर्ड 30/6/93 को, तो ये है तथ्य, ये है डॉक्यूमेंट। गौरतलब है कि एक दिन पहले सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री बृज बिहारी सिंह की पत्नी रमा देवी ने तेज प्रताप को 13 एकड़ जमीन दान में दिया था। पटना में आरजेडी के 21वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लालू ने खुलासा किया कि तेज प्रताप को जमीन दान दी गई थी, उसे 1993 में ही उन्होंने रद्द करवा दिया था। ये पूरा गुमराह किया है, झूठ बोला है, सबको जानबूझ करके गुमराह किया। ये देश और राज्य की जनता से माफी मांगे। लालू ने आरोप लगाया कि सुशील मोदी लगातार उनके परिवार के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो मानहानि का केस करेंगे। तो माफी मांग, नहीं तो तुम पर मानहानि का मुकदमा 2 दिन के अंदर हम करें। हमें छोड़े हुए थे, नहीं बोलते थे, अब तुमको रगड़ेंगे। लालू के पलटवार से मामला दिलचस्प होगा। तो क्या मामले की पूरी सच्चाई जाने बगैर सुशील मोदी ने आरोप लगाया था? सुजीत झा, पटना, आज तक।